नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताएंगे लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम। तो आप सभी का स्वागत है आत्माराम साइंस एकेडमी पे, क्लास 10th साइंस। तो आपको बताते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो ये सब होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, परजीवी जीव के उदाहरण बताओ। आपको कोई से भी दो परजीवी जीव के उदाहरण बताने। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है जू और अमरवेल। तो ध्यान रखना, ये दो उदाहरण आप याद रखना परजीवी जीव के। अगला तीसरा प्रश्न है, दे रखा है कीट बक्सी पौधे किसे कहते हैं और उदाहरण बताओ। तो आपको बताना है कीट बक्सी पौधे किसे कहते हैं। चलो बताओ किसे कहते हैं। आपको अब बताते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। दे रखा है, वे पौधे जो अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं किंतु कुछ तत्वों की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं, उसे कीट बक्सी पौधे कहते हैं, जैसे गठपर्णी और ड्रासीरा। तो आप कीट बक्सी पौधे किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जरूर याद रखें। चलते हैं चौथे वाले प्रश्न की तरफ। दे रखा है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो आपको ये बताना है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना, जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब पांचवा प्रश्न है, श्वसन में काम आने वाले अंग। तो ध्यान रखना, जो जो जीव होते हैं और उनमें जो काम आने वाले श्वसन के अंग है वो कौन कौन से हैं, वो आपको बताते हैं, जो याद रखने हैं आपको। तो ध्यान रखना, कोशिका में कोशिका झिल्ली द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक है। यानी कि जो अमीबा होता है उसमें श्वसन में काम आने वाला अंग कौन सा है? कोशिका झिल्ली द्वारा। जबकि ध्यान रखना, केंचुए में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। इसके बाद जलीय जीवों में क्लोम के द्वारा और कीटों में श्वास नली द्वारा। इसके बाद मनुष्य, कुत्ता, बंदर में फेफड़ों के द्वारा। जबकि मेंढक में त्वचा और फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। तो आपको याद रखने हैं ये सभी। अगला छठा प्रश्न है, धमनी और शिरा का कार्य बताओ। तो ध्यान रखना, धमनी। अब धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। अब ध्यान रखना है कि शिराएं जो होती है वो अशुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का काम करती है। अगला सातवां प्रश्न है, पौधों में परिवहन का कार्य कौन करता है। तो ध्यान रखना, दो उत्तक करते हैं। कौन करते हैं? दो उत्तक। ये सहवन उत्तक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। अब आठवां प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम का कार्य बताओ। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है। तो ध्यान रखना, जो जाइलम होता है, जाइलम का काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों को पौधे की जड़ों से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जबकि जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी कि अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो ध्यान रखना फ्लोएम करता है। जबकि जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। तो आप ये दोनों ही प्रश्न अच्छे से ध्यान रखें। बताते हैं नौवां प्रश्न दे रखा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, पौधे के हरे भागों से जल का जल वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद बताते हैं आपको 10वां प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है।
अगला 11वां प्रश्न है, रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है, नाम बताओ। तो कौन कौन सी होती है? धमनी, शिरा और वाहिकाएं। अगला है 12वां प्रश्न, पत्ती का हरा रंग किस कारण होता है? तो ध्यान रखना, जो पत्तियां होती है उनका हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है या फिर पर्ण हरित के कारण। अगला 13वां प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए कौन से प्रक्रम आवश्यक है? तो ध्यान रखना, पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन, ये सभी जीवन के अनुरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रम है। आगे अब ध्यान रखना, आपको जो बड़े वाले प्रश्न आएंगे ऑप्शन वाले प्रश्नों के अलावा, जो ये 4 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन चारों प्रश्नों को अपने इस लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम में जरूर पढ़ लें। तो पहला प्रश्न है, नेफ्रॉन की संरचना और उसकी कार्यविधि को समझाइए। आपको नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु, इसकी संरचना बनानी आनी चाहिए और इसकी कार्यविधि पता होनी चाहिए। आगे हृदय की संरचना आनी चाहिए और उसकी क्रियाविधि, तो हृदय के बारे में आपको सब कुछ पूरा डिटेल से पता होना चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न है, रक्त दाब किसे कहते हैं तथा इसे मापने वाले यंत्र का नाम। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही अधिक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त दाब किसे कहते हैं और इसे मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। ध्यान रखना, इसको मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्पाइगनोमेनोमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला चौथा प्रश्न है, स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर बताओ। तो ध्यान रखना, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो ये जो आपको 4 प्रश्न दिए हैं, ये चारों ही बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। अब आपको बताते हैं एक और प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है, रंध्र क्या है? रंध्र के 2 कार्य लिखे। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस प्रकार नियंत्रित होता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ ले, या फिर अगर याद नहीं है तो इस प्रश्न के उत्तर आप अच्छे से लिख ले और याद कर ले। दे रखा है रंध्र की परिभाषा। सबसे पहले तो पत्ती की निचली सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और आपसे यह भी पूछेगा कि रंध्र के 2 कार्य लिखे। तो पहला कार्य, पादपों में रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि दूसरा है वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। तो आप ये दोनों कार्य रंध्र के अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आगे दे रखा है, यहाँ पे ये दोनों जो चित्र आपको दे रखे हैं, एक तो है बंद वाला और एक है खुला। तो रंध्र दोनों ही तरह के होते हैं, बंद भी होता है और खुला भी होता है। तो ध्यान रखना, ये चित्र भी आप अच्छे से देख ले। ठीक है, तो चित्र भी आपसे आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो चित्र भी पूछेगा। अब इस चित्र के बारे में दे रखा है कि रंध्र द्वारा कोशिकाओं के बीच में होते। तो ध्यान रखना कि जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं के बीच में होते हैं। रंध्रों का खुलना जल के जलवाष्प बनकर उड़ने की गति तथा प्रकाश उपस्थिति के स्तर, इन 2 घटकों पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछे कि रंध्रों का खुलना किस पर निर्भर करता है, तो जलवाष्प के बनकर उड़ने की गति और प्रकाश उपस्थिति के स्तर पर, इन दोनों पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। तो आगे दे रखा है, जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ती है, वैसे वैसे पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो जाती है? कम होती है तथा शर्करा बढ़ती जाती है। जबकि शर्करा के स्तर में अंतर परासरण दबाव में अंतर उत्पन्न करता है। यह दबाव रंध्रों को खोलता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है, तब रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़ ले।